नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने श्रोतों का एक ऐसा ज़खीरा है जो हमें सीधे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कह सकते हैं सबसे अहम और अंतिम मोड़ पर ले जाता है। जी। इन दस्तावेज़ों में 1945 से 47 के बीच के चुनाव नतीजे हैं, राजनीतिक योजनाएं हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसेना विद्रोह का जिक्र है और फिर आखिरकार सत्ता का हस्तांतरण और वो विशाल चुनौती जिसे हम रियासतों का एकीकरण कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा काम था। हमारा मकसद है आज इन पेचीदा घटनाओं की परतें खोलना जिन्होंने आज के भारत और पाकिस्तान का नक्शा खींचा। हम उन खास पलों और फैसलों पर गौर करेंगे जिन्होंने इस पूरी कहानी को दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। जी बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनावों से। ये नतीजे भारत के लिए बहुत मायने रखते थे, है ना? हाँ, ये एक आप कह सकते हैं बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल, जो भारत की आज़ादी के उतने हिमायती नहीं माने जाते थे, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी सत्ता में आई। अब देखिए, एटली सरकार का रवैया भारत के प्रति ज्यादा कह सकते हैं सहानुभूति वाला था। हाँ। उन्होंने पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया, जिससे ये साफ हो गया कि भाई अब ब्रिटिश नीति बदलने वाली है। और इधर भारत में भी चुनावों का दौर था। दिसंबर 1945 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए। जी। कांग्रेस ने 102 में से 57 सीटें जीती, जो काफी प्रभावशाली था। लेकिन जब प्रांतों के चुनाव हुए तो तस्वीर थोड़ी अलग निकली, है ना? बिल्कुल। प्रांतीय चुनावों के नतीजों ने भारत की जो राजनीतिक जमीन थी उस पर उभरते बंटवारे को और साफ कर दिया। हाँ, कैसे? देखिए, कांग्रेस को ज्यादातर प्रांतों में बहुमत तो मिला, लेकिन बंगाल, सिंध और पंजाब जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रांतों में नहीं। अच्छा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में सरकार बनाई और मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये नतीजे एक तरह से आने वाले मुश्किल वक्त का इशारा दे रहे थे कि कैसे सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी तेज हो रही थी। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 1946 की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कह सकते हैं हिलाकर रख दिया, नौसेना विद्रोह। हाँ। ये अचानक तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कई कारण रहे होंगे। सही कहा आपने, ये अचानक नहीं था। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के जहाज HMIS तलवार, ये एक ट्रेनिंग शिप था, उसके करीब 1100 नाविकों ने हड़ताल कर दी। 1100? काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। उनकी शिकायतें थीं नस्लीय भेदभाव, खराब खाना और कम तनख्वाह। लेकिन ये सिर्फ सेवा शर्तों का मामला नहीं था। उस वक्त माहौल में राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज थी। और एक नाविक का नाम आता है VC दत्त, जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ। तो क्या ये एक चिंगारी बन गया? बिल्कुल, ये चिंगारी भड़क गई, विद्रोह फैल गया और NM खान के नेतृत्व में एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनी। उनकी मांगें बहुत साफ थीं: बेहतर खाना, गोरे और भारतीय नाविकों के लिए समान वेतन और INA समेत सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। मांगे सीधी राजनीतिक थी। हाँ, इससे पता चलता है कि ये विरोध कितना गहरा और राजनीतिक था। सरकार ने क्या किया? सरकार का रवैया शुरू में तो काफी सख्त था, टकराव बढ़ रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिरकार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने हस्तक्षेप किया और नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए मनाया। अच्छा, पटेल और जिन्ना दोनों ने? हाँ। 25 फरवरी 1946 को उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी। इस आश्वासन के साथ उन्होंने सरेंडर किया। क्या ये आश्वासन निभाया गया? पूरी तरह नहीं। बाद में कई नाविकों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस विद्रोह का जो मनोवैज्ञानिक असर था वो बहुत बड़ा था। इसने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब वो अपनी सेना पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या इसी दबाव के चलते या बढ़ते राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया? उसका असल मकसद क्या था? हाँ, कह सकते हैं कि नौसेना विद्रोह जैसी घटनाओं ने प्रक्रिया को और तेज कर दिया होगा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक सर्वमान्य योजना तैयार करना और खास तौर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे भारत एकजुट रह सके
और मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसे भी किसी तरह साधा जा सके। तो उन्होंने क्या योजना पेश की? मिशन ने एक काफी जटिल त्रिस्तरीय योजना पेश की। इसमें प्रांतों को 3 समूहों मतलब सेक्शंस में बांटने का प्रस्ताव था। 3 सेक्शन? कौन कौन से? सेक्शन क, इसमें हिंदू बहुल प्रांत शामिल थे, जैसे बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। सेक्शन ख, इसमें पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी NWFP। और तीसरा? सेक्शन ग, इसमें पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, बंगाल और असम। योजना ये थी कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ कुछ मुख्य विषय हों, जैसे रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाकी सभी शक्तियां प्रांतों या इन समूहों के पास रहें। सुनने में तो ये एक तरह का बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लगती है। हाँ, कोशिश तो वही थी। लेकिन लीग और कांग्रेस का इस पर क्या रोक रहा? क्या वो मान गए? शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इसे पूरी तरह मंजूर नहीं किया। उन्हें लगा कि इसमें पाकिस्तान की मतलब कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर जून 1946 में लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। क्यों? शायद उन्हें लगा कि सेक्शन ख और ग के जरिए उन्हें वो क्षेत्र मिल जाएंगे जो वे पाकिस्तान के लिए चाहते थे, और ये एक तरह से पाकिस्तान बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता था। लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, खासकर इसके कुछ हिस्सों को। उनकी मुख्य चिंता क्या थी? हाँ, कांग्रेस संविधान सभा बनाने के लिए तो राजी थी, लेकिन उन्हें प्रांतों के इन सेक्शन या समूहों में जो अनिवार्य रूप से शामिल होने वाली बात थी उस पर सख्त आपत्ति थी। क्या डर था उन्हें? उन्हें डर था कि इससे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NFW, जहां कांग्रेस की सरकार थी, और असम, जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में नहीं थी, उन्हें जबरन क्रमशः सेक्शन ख और ग में शामिल होना पड़ेगा, जो कि मुस्लिम लीग के प्रभुत्व वाले समूह थे। बिल्कुल। कांग्रेस को लगा कि ये प्रांतों की स्वायत्ता के खिलाफ है और ये भविष्य में देश के और विभाजन का रास्ता खोल सकता है। वो एक मजबूत केंद्र चाहते थे, न कि ऐसे समूह जो केंद्र को कमजोर करें। तो मतलब बातचीत पर अटक गई। मिशन का क्या हुआ? हाँ, ये गतिरोध छूट नहीं पाया। कैबिनेट मिशन जून 1946 के अंत में बिना किसी समझौते के वापस चला गया। फिर इसके बाद प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपनी स्थिति और मजबूत की। 296 में से 205 सीटें जीतीं। अच्छा खासा बहुमत। हाँ, इस चुनावी नतीजे और अपनी मांगे मनवाने के दबाव के तहत मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। और इसका नतीजा? दुर्भाग्य से कलकत्ता में इसकी शुरुआत भयानक सांप्रदायिक दंगों से हुई, जो फिर नोआखली, बिहार और पंजाब तक फैल गए। इस हिंसा ने माहौल को मतलब बेहद कड़वा बना दिया और ये धारणा मजबूत हो गई कि शायद हिंदू और मुसलमान अब साथ नहीं रह सकते। बड़ा भयानक माहौल रहा होगा। इसी माहौल के बीच अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें भी चल रही थी। बिल्कुल। अगस्त 1946 में वाइसरॉय लॉर्ड वेविल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू और उनके सहयोगियों ने शपथ ली। शुरू में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो अपनी शर्तों पे अड़े थे और कांग्रेस के बराबर प्रतिनिधित्व चाहते थे। लेकिन बाद में तो लीग सरकार में शामिल हो गई थी, शायद अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर 1946 में वाइसरॉय के समझाने और कुछ राजनीतिक दांव-पेच के तहत लीग सरकार में शामिल हो गई। लियाकत अली खान समेत उनके 5 सदस्य मंत्री बने। क्या इससे हालात सुधरे, सहयोग बढ़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रवैया सहयोग का नहीं था। कहा जाता है कि वे सरकार के अंदर रहकर ही पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, मतलब सरकार के अंदर ही विरोध। हाँ, जिससे सरकार का कामकाज एक तरह से ठप सा हो गया। और साथ ही 9 दिसंबर 1946 को जब दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि मिलकर सरकार चलाना या मिलकर संविधान बनाना ये लगभग नामुमकिन है। और तभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने वो घोषणा की जिसने सब कुछ बदल दिया। 20 फरवरी 1947 की वो तारीख। हाँ, वो एक ऐतिहासिक घोषणा थी। क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में ऐलान किया कि अंग्रेज सरकार जून 1948 तक हर हाल में भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, चाहे तब तक कोई समझौता हो या ना हो। हाँ, चाहे तब तक भारतीय नेता किसी समझौते पर पहुंचे या ना पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संविधान सभा एक सर्वमान्य संविधान नहीं बना पाती
तो ब्रिटिश सरकार सोचेगी कि सत्ता किसे सौंपी जाए, किसी एक केंद्रीय सरकार को या फिर कुछ मौजूदा प्रांतीय सरकारों को। और वाइसराय भी बदल दिए गए। जी हाँ, इसी के साथ लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया और आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उनका काम था इस सत्ता हस्तांतरण को जल्द से जल्द अंजाम देना। तो इस घोषणा ने एक तरह से घड़ी की सुइयां तेज कर दी। बिल्कुल, अब वापसी तय थी, सवाल सिर्फ ये था कि कैसे। और यहीं से लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी योजना, जिसे 3 जून प्लान या कभी-कभी माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, वो सामने आती है। इसे कुछ लोगों ने बाल्कन प्लान का नाम भी दिया था। बिल्कुल, माउंटबेटन बहुत तेजी से काम करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत आते ही ताबड़तोड़ सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकातें की, नेहरू, पटेल, जिन्ना, गांधी, सबसे। वो जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत को एकजुट रख पाना अब मतलब संभव नहीं है, और विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा है जिससे शायद बड़े पैमाने पर होने वाले गृहयुद्ध को टाला जा सके। तो 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना सार्वजनिक की। इसे बाल्कन प्लान क्यों कहा गया? शायद इसलिए क्योंकि इसमें भारत को 2 हिस्सों में बांटने के अलावा प्रांतों और यहां तक कि बंगाल और पंजाब के जिलों को भी ये चुनने का विकल्प दिया जा रहा था कि वे भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में। ये कुछ हद तक बाल्कन देशों के जैसे टूटने की प्रक्रिया जैसा था। अच्छा, इस योजना के मुख्य बिंदु क्या थे? इसने विभाजन को अमल में कैसे लाया? इसके मुख्य बिंदु थे, पहला, देश को 2 डोमिनियन यानी अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा। डोमिनियन डोमिनियन का मतलब था कि ये देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत स्वतंत्र होंगे, हालांकि बाद में वे कॉमनवेल्थ छोड़ने के लिए भी आजाद थे। दूसरा, ये तय करने के लिए कि कौन से इलाके पाकिस्तान में जाएंगे, पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के प्रतिनिधि अलग अलग बैठक करके वोट करेंगे कि क्या वे प्रांत का बंटवारा चाहते हैं। अच्छा, वोटिंग के जरिए? हाँ। तीसरा, सिंध की विधानसभा तय करेगी कि वो किधर जाएगी। चौथा, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत यानी NWFP और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया जाएगा। और रियासतों का क्या? हाँ, पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण, रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी खत्म हो जाएगी, अंग्रेजों का नियंत्रण और उनकी संधियां खत्म, और वे सैद्धांतिक रूप से आजाद होंगी कि भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। और सीमाएं कैसे तय होंगी? छठा, बंटवारे की स्थिति में पंजाब और बंगाल की नई सीमाएं तय करने के लिए एक सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन बनेगा। ये तो बहुत बड़ा फैसला था, खासकर कांग्रेस के लिए जो हमेशा अखंड भारत की बात करती आई थी। हाँ, बिल्कुल। क्या दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए आसानी से? आसानी से तो नहीं। आखिरकार दोनों मुख्य दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस योजना पर सहमत हो गए, हालांकि बहुत भारी मन से। कांग्रेस के लिए तो ये बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, कांग्रेस के लिए ये एक कड़वा घूंट था। नेताओं जैसे नेहरू और पटेल ने इसे एक अनिवार्य बुराई माना। उनका तर्क था कि अगर विभाजन स्वीकार नहीं किया तो देश गृह युद्ध के आग में झुलस जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत ने कांग्रेस समिति में प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष भारत बन सकता है, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। लेकिन सब सहमत नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कई नेता इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इतिहास कांग्रेस को इस फैसले के लिए माफ नहीं करेगा। और मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के लिए ये उनकी पाकिस्तान की मांग की जीत थी, हालांकि उन्हें वैसा पाकिस्तान नहीं मिल रहा था जैसा वो चाहते थे, कटा छटा पाकिस्तान, क्योंकि बंगाल और पंजाब का भी बंटवारा हो रहा था। और फिर इस माउंटबेटन योजना को कानूनी शक्ल देने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। बिल्कुल, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 3 जून को योजना आई और 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जो सिर्फ आप देखिए 2 हफ्ते में पास होकर 18 जुलाई 1947 को कानून बन गया। इतनी तेजी से? जी हाँ, इस अधिनियम ने माउंटबेटन योजना के प्रावधानों को लागू कर दिया। इस कानून की सबसे खास बातें क्या थीं? इसने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को कैसे तय किया? इस एक्ट के तहत पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन बनाए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। जी। दूसरा, बंगाल और पंजाब का बंटवारा होगा और पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NFWP और सिलहट जनमत संग्रह के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, बाकी क्षेत्र भारत का। तीसरा, दोनों नए देशों पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, पूरी तरह आजाद। हाँ।
चौथा, दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने लिए संविधान बनाएंगी और उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार होगा। पांचवां, जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक दोनों देश भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत काम करेंगे, जरूरी बदलावों के साथ, और दोनों देशों के अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। भारत के माउंटबेटन और पाकिस्तान के जिन्ना। जी। और छठा, सबसे महत्वपूर्ण, रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता खत्म हो जाएगी और उनके साथ की गई सभी संधियां रद्द हो जाएंगी। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। तो आजादी मिल गई, लेकिन दो बहुत बड़ी चुनौतियां दरवाजे पर खड़ी थीं। एक तो नए देश का संविधान बनाना और दूसरा इन सैकड़ों रियासतों को भारत में शामिल करना। हाँ, संविधान बनाने का काम तो संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में ही शुरू कर दिया था। हालांकि मुस्लिम लीग के सदस्य बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे, तो बाकी सदस्यों ने काम जारी रखा। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सभा ने लगभग 3 साल तक मेहनत की। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और राष्ट्रपति? उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और रियासतों का एकीकरण, ये तो अपने आप में एक महाकाव्य जैसा लगता है। 500 से ज्यादा रियासतें तकनीकी रूप से आजाद, ये कैसे हुआ? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आजादी के वक्त भारत की सीमाओं के अंदर छोटी बड़ी मिलाकर करीब 562 रियासतें थीं। 562? हाँ, सोचिए अगर ये सब स्वतंत्र रहती या पाकिस्तान में शामिल हो जाती तो भारत का नक्शा कैसा होता? देश कई टुकड़ों में बटा होता। तो इस चुनौती से कौन निपटा? इस चुनौती से निपटने का बीड़ा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। जुलाई 1947 में एक राज्य विभाग बनाया गया जिसके मंत्री पटेल और सचिव वीपी मेनन थे। अच्छा, पटेल और मेनन की जोड़ी। हाँ, पटेल ने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भविष्य की सुरक्षा का वास्ता देकर राजाओं नवाबों से भारत में शामिल होने की अपील की। उन्होंने एक विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, का एक सरल प्रारूप तैयार किया। उसमें क्या था? उसमें रियासतों को सिर्फ 3 विषय, रक्षा, विदेश मामले और संचार, भारत सरकार को सौंपने थे। बाकी मामलों में वो स्वायत्त रहते। तो क्या ज्यादातर रियासतें मांग गई? हाँ, ज्यादातर रियासतें पटेल की अपील और वीपी मेनन की कूटनीति से मान गईं, लेकिन कुछ बड़ी रियासतों ने आनाकानी की। जैसे? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इनके मामले सबसे पेचीदा थे, है ना? हाँ, ये 3 मामले सबसे मुश्किल साबित हुए। जूनागढ़, जो गुजरात की एक रियासत थी, वहां आबादी ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन नवाब मुस्लिम थे और उन्होंने पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। फिर क्या हुआ? वहां की जनता ने विद्रोह किया और भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। जनमत संग्रह हुआ जिसमें लोगों ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने का फैसला किया। और हैदराबाद? हैदराबाद भारत के बीचों बीच स्थित सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी। वहां के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे। लंबी बातचीत जब नाकाम हो गई तो भारत ने सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन लिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो? हाँ, और हैदराबाद भारत का अंग बन गया। और कश्मीर? वो तो आज भी एक मुद्दा है। कश्मीर का मामला सबसे जटिल और संवेदनशील था और है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, लेकिन शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। वे भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत किए। अच्छा। विलय पत्र पर दस्तखत के बाद उसके बाद भारतीय सेना कश्मीर गई। इन तीनों जटिल मामलों को सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कूटनीति और जरूरत पड़ने पर, जैसे हैदराबाद में, बल प्रयोग की हिम्मत से सुलझाया। वीपी मेनन ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। इस तरह भारत की भौगोलिक अखंडता को सुरक्षित किया गया। तो हमने 1945 के चुनावों से शुरू करके आज़ादी, वो दर्दनाक विभाजन और फिर रियासतों के भारत में मिलने तक की इस तूफानी यात्रा को देखा। ये साफ है कि ये दौर बेहद जटिल भावनाओं से भरा और बहुत निर्णायक था। वास्तव में ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक मूलभाव, जमीनी हकीकत, जन आंदोलन,
नेताओं के व्यक्तिगत फैसले और दुर्भाग्य से वो बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव, इन सब ने मिलकर इस उपमहाद्वीप की किस्मत तय की।